चुनाव का सफ़र शुरू हो गया है। 15 तारीख को जो लोग हैं मुंबई में वोट करेंगे और उसके बाद अपना कैंडिडेट चुनेंगे। मेरे साथ इरफान खान है बात करने के लिए। और इरफान खान के बारे में, या फिर आप यूँ कहिए कि इरफान खान को सब जानते हैं, क्योंकि इसके पहले इरफान खान इसी इलाके से 138 की देखरेख कर रहे थे। और अब फ़िलहाल जो है उन्होंने कांग्रेस के जो कैंडिडेट है सुफियान मरून का साथ दिया है। और अभी कैंडिडेट जो है सुफियान मरून जो कांग्रेस से है, वो और इरफान खान इन दोनों ही जो मिल करके इस सीट के ऊपर फतेह हासिल करने की, यानी कि जीत को हासिल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ इरफान खान है, सोशल मीडिया पे फिलहाल छाए हुए हैं। और आज बता दूं कि आज एमआईएम की मीटिंग होने के बावजूद जो इनकी जो आज सभा रखी गई थी, जहाँ पे इनकी जो मीटिंग थी, जहाँ पर बहुत सारे लोगों को देखने को मिला, इसीलिए मुझे लगा कि इनका इंटरव्यू मैं करूं कि लोगों ने वहाँ छोड़ करके जो 134 में जब इनका आज प्रोग्राम जो था, वहाँ पर लोग बहुत तादाद में पहुंचे हुए थे। इरफान भाई, असदुद्दीन अवैसी का प्रोग्राम इसके पहले आज अकबरुद्दीन अवैसी मुंबई में है। एमआईएम की टीम का यहाँ पे बता रहे हैं कि टफ चल रहा है। लेकिन आज आपकी भी सभा थी, आज एक सभा अकबरुद्दीन अवैसी की भी थी, मतलब एमआईएम की भी थी। तो वहाँ पर भीड़ थी, लेकिन जो यहाँ पर भी जो इलाके में थी, काफ़ी सारे लोग थे। तो क्या समीकरण है इलाके में, मामला कैसा आप देख रहे हैं? देखिए, आज ये जनता का प्यार था, जो हज़ारों लोग वहाँ पर थे, जो इस उम्मीद के साथ कि इरफान खान ने जिस तरह से 9 सालों में यहाँ पे सेवा किया है। गरीब इलाका था, रफ़ीक नगर निरंकारी 13, 14, 15 नंबर। उनको भी बहुत ज़रूरत है, उनको अच्छी सड़कों की ज़रूरत है, उनको अच्छे गार्डन की ज़रूरत है, उनको हॉस्पिटल की फैसिलिटी के लिए ज़रूरत है, उनके बच्चों को एजुकेशन की ज़रूरत है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं, आज रफ़ीक नगर का जो स्कूल है, एक सीबीएसई स्कूल और एक मुंबई पब्लिक स्कूल, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सालों की मेहनत के बाद वो स्कूल इतनी अच्छी बनने जा रही है। करीब-करीब 70 करोड़ का टेंडर अगले महीने में लगभग हो जाएगा। और सीबीएसई स्कूल भी है उसमें। वो पढ़ाई जो आपके बच्चे प्राइवेट में जाएँगे तो लगभग 1,40,000 रुपया साल की फ़ीस होगी। वही मेरे गोंडी के बच्चे जब पढ़ेंगे तो वो फ्री होगा। हम लोग चाहते हैं कि माहौल कब बदलेगा, जब एजुकेशन होगा। एजुकेशन होगा तो बच्चे आईपीएस, आईएएस बनेंगे। इसी तरह से माहौल, माँ-बाप की इज़्ज़त, समाज की इज़्ज़त, इस तरह से चाहते हैं कि अदब और तहज़ीब का गोंडी शिवाजी नगर एक हब बने, और वही कोशिश हम कर रहे हैं। अच्छा, जैसे मैं थोड़ा सा पिछले पल में जाना चाहूँगा। समाजवादी पार्टी से जब आपने टिकट मांगी और फिर नहीं दी गई टिकट आपको, तो क्योंकि आप लगातार जिस तरीके से मैं जानता हूँ, आप लगातार 9 सालों तक समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे और अपना कायद, अपना लीडर जो है अबू आसिम आज़मी साहब को मानते थे। फिर इस तरीके से जब ओबीसी का कह करके जो टिकट नहीं दी गई, क्योंकि आप ओबीसी नहीं हैं, तो जब टिकट नहीं दी गई तो आपने रिक्वेस्ट की और रिक्वेस्ट करने के बाद भी मना कर दिया गया। तो उस टाइम का जो क्षण था, वो जो वक्त था, वो कैसा था? क्योंकि मैं कुछ वीडियोस सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ जो काफ़ी भावुक कर रही है लोगों को। देखिए, मना नहीं किया गया, बल्कि मुझे वहाँ से, जब मैं वहाँ पे गया था, बहुत परेशान हाल था, क्योंकि 9 साल मैंने यहाँ पे मेहनत की थी। जब मुझे मालूम पड़ा कि मेरे वालिद की आँखों में आँसू हैं, जब मुझे पता चला कि मेरे जो काम करने वाले लड़के हैं, उनकी आँखों में आँसू है, मेरे गाँव देश, वजह क्या थी आंसू? यही वजह जो टिकट नहीं मिल रहा था। टिकट नहीं मिलने की क्या वजह थी? मुझे भी नहीं समझ में आया। आमिर भाई, आप बताइए, हिंदुस्तान में कौन सी ऐसी पार्टी है जो कैंडिडेट जीता हुआ रहता है, कभी रिजर्वेशन होता है तो वो अपने कैंडिडेट को नहीं लड़ाता है। लड़ाता क्यों है? उसके पास एक विजन होता है, एक सपना होता है, जो पेंडिंग काम रहेगा उसको कंप्लीट करे। जी जी, जो अपने लोगों के लिए सपना देखा था। मेरा सपना कंप्लीट नहीं हुआ था। मेरा सपना ये था कि रफ़ीक नगर की, जिस तरह से राशन कार्ड ऑफिस के बाजू में 7 माले की स्कूल बन के रेडी हो गई, 10वीं तक हो रही है। मुझे बहुत खुशी है कि पहली बार वहाँ पे ऑडिटोरियम बन रहा है। जब ऑडिटोरियम उसमें हम लोग प्रस्ताव लेके गए थे, तो स्कूल बनी आपके टाइम में, वो सारा कुछ बना हुआ है, मतलब वो ड्राइंग जो थी, वो बीएमसी की ड्राइंग अप्रूव करी हुई थी कि वो ड्राइंग आपने करी थी? स्कूल का जो सपना था, मतलब जो आपने बनाया है, जो बाजार में अभी शिवाजी नगर के है, उसका ड्राइंग वगैरह भी मैंने देखा है। काफ़ी अलग, जो बाकी स्कूल और शिवाजी नगर में बनी उसकी थोड़ा सा अलग बना, काफ़ी बड़ा एडिटोरियम वगैरह है। आर्किटेक्ट और बीएमसी के जो लोग थे वो मुझसे परेशान थे। मेरी शिकायत उन्होंने
हमारे ऊपर भी किए थे कि इनके पास जब जाते हैं तो वो ये डिज़ाइन नहीं, ये डिज़ाइन नहीं, ये डिज़ाइन नहीं। यकीन मानिए आप चाहिए तो आर्किटेक्ट से पूछ लीजिए। मेरी एक सोच थी उस टाइम मैंने उन लोग को बताया कि देखिए आप कोई स्ट्रक्चर मत बनाइए। गरीबों के लिए स्कूल एक बन रही बिल्डिंग है, बना के खड़ी बस कर एक दी है। बिल्डिंग बना लिए खड़ा कर दिए। मैं बोला माँ बाप अट्रैक्ट होना चाहिए, बच्चों को खुशी हासिल होनी चाहिए। मैं खुद अट्रैक्ट हुआ, मैं सोच रहा हूँ कि जी मेरे बच्चों को वहाँ डाल टीचर्स को अच्छा लगना चाहिए, हमारे समाज को अच्छा लगना चाहिए। तो मैंने काफ़ी बार उसको कैंसिल किया, मुझसे परेशान हो गए थे। फिर मेरे साथ में बैठ के बोले आपको कैसा चाहिए? मैं बोला जिस तरह से एक इंटरनेशनल स्कूल दिखता है, पूरी तरह से दिखता नहीं, उसकी फैसिलिटी के साथ में मुझे ये चाहिए। और बहुत मेहनत मुशक्कत करने के बाद मैंने ही उसको फाइनल किया, क्योंकि उनको पता था कि फिर ये इसको कैंसिल कराएंगे। और ये एक चीज़ और बता देता हूँ, उसका कम से कम पौने 3 17-18 के बजट में पौने 3 करोड़ रुपए का उसका फंड आया था, जो फंड लैप्स कर दिया गया। हम लोग गेट पे खड़े हो गए, हम लोग ने बोला कि नहीं करने देंगे, क्योंकि अगर एक बार वो रिपेयर हो गया तो रीडेवलपमेंट के लिए प्रॉब्लम आएगा है। उसको फिर सालों तक हमको 3-4 साल इंतज़ार करना होगा। मैंने उसको नहीं करने दिया, कॉन्ट्रैक्टर बहुत परेशान थे। मैं बोला नहीं, ये मेरा सपना है, ये वो सपना है जिनके लिए मैं इलेक्शन में खड़ा हुआ हूँ। क्योंकि जब 2014-15 में जब यहाँ पर हमारी परेशान बहनें जब अपने बच्चों की फीस के लिए 1200, 1300, 1500 के लिए आते थे, मुझे बहुत हर्ट होता था कि बेचारे कितनी गरीबी हाल है, कितने बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हो मगर माँ-बाप की कितनी तकलीफ उठा रहे हैं। उन माँ-बाप के ऊपर नाज़ भी था कि बच्चों के लिए पढ़ा रहे हैं, उनकी कोशिश के लिए वो जा रहे हैं। उस वक़्त मैंने तय किया था कि कुछ तो ऐसा काम करूँगा कि मेरे पूरे गोंडी शिवाजी नगर के बच्चे कभी अशिक्षित नहीं रहेंगे, एक अच्छी शिक्षा हासिल करेंगे। और मैंने इस तरह से कामकाज किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो स्कूल बना जिसमें पहली बार ऑडिटोरियम आया, साइंस लैबोरेटरी आई, स्पोर्ट एक्टिविटीज़ के लिए कॉम्प्लेक्स बना, ग्राउंड भी काफ़ी बड़ा है। तो ये सोच थी हमारी और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें कामयाब हुए। फिर एक सोच थी हमारी कि और भी ज़रूरत है, मेरे बच्चों की आबादी बहुत है। तो रफ़ीक नगर बेटी चाल स्कूल जो उसको मैं सालों से मेहनत कर रहा था, उसका एक किस्सा है मैं आमिर भाई आपको बताता हूँ। आज भी 12 नंबर रोड पे आशियाना होटल है और जमाल भाई मेरे बहुत अज़ीज़ हैं, मेरे वालिद जैसे हैं। कौन जमाल भाई? टैक्सी स्टैंड के जो अध्यक्ष हैं जमाल भाई मेरे वालिद जैसे हैं, मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ। मैं एक बार वहाँ से जा रहा था तो वो मुझे बहुत मानते हैं और हम अच्छी सलाम दुआ है। मुझे बोला अरे नेताजी 12 नंबर रोड में कहाँ जा रहे हो? मेरी एक चाहिए तो पी लो। मैं बोला चाचा क्यों नहीं पीऊँगा मैं आपकी चाय। तो मैं उनकी चाय जब पी रहा था तो यकीन मानिए कि जब चाय पीते-पीते आशियाना होटल के सामने जब बीएसटी का मैंने प्लॉट देखा कि 7-7 माले की 3-4 बिल्डिंग दिख रही है। और मेरे स्कूल के लिए जब मैंने इसको माँगनी की, इसकी मीटिंग लिया था मैंने। जब मैंने इसकी मीटिंग लिया तो उन्होंने कहा कि ये ग्राउंड से ऊपर नहीं बन सकता है, ग्राउंड प्लस ऊपर से नहीं बन सकता है, क्योंकि ये सीआरजेड का इश्यू है। जब मैंने वो देखा फिर कर्मचारियों की मैंने मीटिंग बढ़ाई। तो बोला आपके पास में 2 रास्ते हैं। ये कैसे बना जब मेरा नहीं बन सकता? यही मेरा सवाल था कि मैं बोला आपके पास 2 रास्ते हैं। अगर वो 7 माले का बन सकता है सीआरजेड लोकेशन पे और ये क्यों नहीं बन सकता है? अगर वो बना है तो उसको डेमोलिश करो आप। आपने गलत किया, कार्रवाई करो या तो मेरा स्कूल बना के दो। तो इस तरह से एक संघर्ष हुआ और वो बोलते हैं ना अल्लाह जब रास्ता बनाता है तो एक राह बना देते हैं। बस जमाल भाई की वो चाय, जमाल चाचा की वो चाय और बच्चों के एजुकेशन पे इतना बड़ा काम हो गया और मुझे पुराने वक्त पे आता हूँ जब भी टिकट के लिए मना कर दिया गया आप लोग, क्योंकि काफ़ी इसमें थोड़ा सा सोच के ही आता है कि थोड़ा सा शांत वाला टाइप से इंटरव्यू लूँगा लोगों को समझने के लिए। वो जो पल था, वो जो टाइम था, वो कैसा था कि मतलब जब मना कर दिया गया, सब लोग एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, टिकट नहीं मिली, घर पे वाइफ के इंतज़ार रहा होगा कि वाइफ को बोलूँगा कि हाँ चलो टिकट मिल गया, अब तैयारी करें, दोस्तों को बोलूँगा जो पुराने जो सारे साथी लोग हैं वो, या अपने जो आपके अब्बा है उनको बोलेंगे, लेकिन आप बता रहे कि उनकी आंखों में आंसू। तो वो पल कैसा था? मतलब मैं वो समझना चाहता हूँ कि कैसा रहा वो पल के जब सब जगह से सबको बताना है, बात करनी, और वो पल में जाकर के ऐसा होगा कि अब मैं क्या करूँगा? जी अमीर भाई, यकीन मानिए वो पल आपको बयान नहीं कर सकता। वो पल जो था, मैं गया जब बहुत परेशान हाल था, मैं बहुत उनके पास में मिन्नत किया कि सर मेरी कोई तो एक गलती बता दीजिए कि मैं कहीं मुझसे कोई गलती हुई, आप मेरे बड़े हो, आपको पूरा हक है मुझे आप डांट दो। मैं उनको अपने वालिद जैसा
मानता था और मानता रहूँगा। मैं कभी बड़ों की इज्जत करने में चूकता नहीं हूँ। मगर आप बताइए अमीर भाई, वही बात वापस से आ गई कि रिजर्वेशन होता है तो जिसके सपने होते हैं, अपने सपने को पूरा कर वो रहा तो था ना। ठीक है, मैं समझ गया वो सारी चीज़ें, लोग भी समझ गए होंगे। मैं वो पल जानने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि कोई चीज़ अगर बहुत शिद्दत से चाहो और जब वो नहीं मिलती और अपने को लगता है मतलब कि मुझे ये मैं इस चीज़ का हकदार हूँ, और वाक़ई में जब इंसान हकदार भी होता है और फिर उसको वो चीज़ें नहीं मिलती, तो कैसा उस टाइम का जो फीलिंग है वो कैसा था? क्योंकि भावुक थे आपके, आपने क्या किया मतलब अलग, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, आपके ज़बानी सुन। ऐसा लगा अमीर भाई कि मुझसे मेरी दुनिया छीन ली गई। मुझे जो बच्चों के लिए काम करना है, मेरे सपने छीन लिए गए। मुझे बिल्कुल तनहा कर दिया गया और मैंने सोचा कि मैं अपनी जनता की आँखों में रोता हुआ वीडियो आया था, आप रो दिए थे काफ़ी मतलब, और लोग समझा रहे थे, मैंने भी खुद देखा है। तो मतलब क्या लगा कि अब क्या करूँगा, अब क्या करूँगा? क्योंकि अब तो ऑप्शन ही नहीं बचा, टिकट किसी और को दे दिया गया। जी, तो ऐसा बहुत लगा कि अब क्या ही करूँगा मैं? दिल को इतनी तकलीफ थी, मैं 2-3 दिन एकदम बिल्कुल डिप्रेशन में था। मेरे घर पे अलग माहौल था, मेरे दोस्तों में अलग माहौल था, मेरे गाँव देश, मेरे जान-पहचान, मेरे दोस्तों में जो यहाँ के हर ज़िले के लोग हैं, मैं बोला हर ज़िले के लोगों में क्या जवाब दूँगा? मुझसे लोग पूछते बैठेंगे आपको क्यों नहीं मिला? मैं उनको क्या वजह बताऊँगा? वो वजह भी नहीं है मुझे कुछ पता। ये तो कोई ऑप्शन नहीं है। अभी इसी क्षेत्र में किसी को 2 टिकट मिल जाती है, उस कैंडिडेट को कोई लड़ा सकता है, मैं क्यों नहीं लड़ा सकता हूँ? एक ही विधानसभा में 2 कानून क्यों? और रही भांजी वाली जो बात की गई है, मैं उस पे कहता हूँ भी आपकी बच्ची है, आपको उसकी तकलीफ मालूम करना चाहिए। 58% उसकी प्रेजेंट ही है, आप मालूम करिए। कॉरपोरेशन की जो साइट है, आप चले जाइए, आप मालूम कर लीजिए है। कोई बड़ी चीज़ नहीं, मतलब जब किसी को ना देना हो तो मुझे लगता है कि वो एक बहाना था। तो कोई जबकि कोई उनको सोचना चाहिए था कि इरफान उनके लिए बहुत लॉयल था, बहुत चाहता था इरफान। हमेशा मैंने उनको उनके साथ हर जगह पे यूपी दौरे से लेके कहीं पे भी जाना हो, मैं एक काम करता था कि मैं भी समाज के किसी काम में आ सकूं। मेरी कोई गलती नहीं थी। ये रिजर्वेशन तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मैं बताया ना, इसी विधानसभा में जब 2 लोगों को ऐसा ही होता है, तो मेरे साथ क्यों ऐसा गलत किया गया? भेदभाव क्यों? जबकि मेरी कोई गलती नहीं। इलेक्शन जब हुआ, दोनों इलेक्शन में अल्हम्दुलिल्लाह सबसे अच्छा रिज़ल्ट यहाँ का था। कोई नाराज़गी समाजवादी पार्टी से, प्रेसिडेंट अबू आसिम, आपकी कोई नाराज़गी आपके परिवार वालों की, आपके दोस्तों? अगर मुझसे कोई गलती थी, तो मेरे बड़े थे, उनको तो पूरा अधिकार है कि मुझे डाँटे, मुझे बताए कि ऐसा है। तो हमेशा मैं हमेशा बड़ों की इज़्ज़त करता हूँ। मैंने कभी कोई गलत बात नहीं किया। मगर आमिर भाई, ये बड़ा कदम लेने से पहले मुझे लगता है कि सोचना चाहिए था। मुझे एक बार बात करना किसी ने गँवारा नहीं समझा कि 9 साल उनके बच्चे के जैसा रहा हूँ मैं। तो ऐसा ही लगा इतना 9 साल मैंने इतना मतलब जो भी मैंने काम किया, जैसा भी किया, बच्चे मतलब जैसे आप बता रहे कि मैं तो तुम्हारे बच्चे जैसा था। तो जैसा भी काम किया, टूटा-फूटा किया, जैसा किया अच्छा किया, तुम्हारी सरपरस्ती में मैंने ये काम किया हूँ। तो बैठा के समझाना चाहिए था, तो ऐसा फ़ील कुछ लगा आपको? यकीन मानिए, आप लोग भी जानते हो, अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज़्यादा इज़्ज़त यहीं से हुई। सबसे ज़्यादा वोट यहीं पे मिला। यहीं ये पे कभी विधानसभा में? इस विधानसभा में हमेशा यहाँ के लोगों ने प्यार दिया और मैंने इतना सॉफ्ट रह के काम किया हूँ कि कभी शिकायत का मौका नहीं देता था। मुझे कोई चीज़ बोली जाती थी तो मैं उसको इमीडिएट करता था। मुझे खुद आज भी मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि जैसे पॉलिटिकल करियर में आप आए, किसको अपना नेता लीडर मानते हैं कि जिसको आप देख करके प्रेरणा लेते हैं, सीखते हैं? ऐसा कौन लीडर अपनी ज़िंदगी में है जिसको आप मानते हैं कि यार जो कुछ मैं सीखा हूँ इसी व्यक्ति से सीखा हूँ? किसको लीडर समझते हैं? नहीं, देखो, अपने हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे काम करते हैं। मैं हर व्यक्ति को मानता हूँ क्योंकि मैं उस हिंदुस्तान से हूँ, मैं उस भारत से हूँ कि जहाँ पे अपने बड़ों की इज़्ज़त की जाती है, किसी पे टिप्पणी नहीं की जा सकती है और जो अच्छा काम करेगा हम उनके साथ रहना चाहिए। ये मेरी हमेशा सोच थी, यही विज़न है मेरा। मैं मैं एक बहुत सॉफ्ट कॉर्नर पर्सन हूँ। मैं बच्चों के एजुकेशन में काम करना चाहता हूँ। बच्चों के हेल्थ के लिए उनके हॉस्पिटल के काम करना चाहता हूँ। बच्चों के लिए गार्डन बनाना चाहता हूँ। बच्चों के लिए लाइब्रेरी बनाना चाहता हूँ। अभी मेरे गोंडी की जो बहुत बड़ी समस्या है, स्पेशल चाइल्ड बच्चे। आपको भी पता है, कम से कम 600 ऐसे बच्चे हो गए जिनको जो मेंटली डिसेबल है। डिसेबल है। उनकी उनकी ज़रूरत है। उनके माँ-बाप को कितनी तकलीफ़ होती है जब बच्चा कहीं टॉयलेट करता है, बच्चा खाना नहीं माँग पाता है, बच्चा
कहीं यहाँ वहाँ जाता है, उनको ढूंढना पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि एक स्पेशल चाइल्ड बच्चों का यहाँ स्कूल बन जाए, और उसका आंकड़ा मैंने देखा हूँ, उसका दर्द मुझे, जब मैं बच्चों टीचर्स मुझे बुलाते थे और जब बच्चों को बिस्किट चॉकलेट देने जाता था, यकीन मानिए उन पेरेंट्स की जो आंखों में तकलीफ होती थी, उसको इरफान खान ने महसूस किया है। वही विजन था, वही अच्छे काम कर रहा था, रास्ते जोड़ने के काम कर रहा था, 3 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, जो एज पर डीपी चौड़ीकरण है, जो उनके ऊपर काम कर रहा था। यही सब मेरे अच्छे विजन थे, कोई तकलीफ ही नहीं थी। मैं जो एक जिसका एक सपना होता है, कभी ऐसा रिजर्वेशन का मामला आता है, तो अपने विजन को करने के लिए कुछ ना कुछ तो रास्ता चुनता है कि सपनों को कैसे साकार किया जाए। मैं भी अच्छी राह पे था। मैं थोड़ा 9 साल में आप यहाँ पे देख लो, मैंने कभी जुल्म जास्ती की, मेरे लड़कों से किसी तकलीफ, मेरा इतना अच्छा व्यवहार है कि मेरे वार्ड का बच्चा भी जाते रहता हो तो दिल करता है, अरे इरफान भाई चॉकलेट दिला दो। मेरे इतने अच्छे व्यवहार, बुजुर्गों से मैं कभी गलत बात नहीं किया, किसी से भी, बड़ों से बात कभी गलत बात नहीं किया, नौजवानों से मेरा कोई गलत व्यवहार नहीं रहा है। चाहे कोई भी किसी भी पार्टी में रहा हो, मेरा अच्छा ताल्लुकात रहा है। मैं इज्जत करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जग जो है ना, वो मोहब्बत से जीतना चाहता हूँ। तो ये मतलब जो पार्टी जैसे अपनी कांग्रेस चुनी है, सुफियान वनू का साथ दे रहे हैं आप इलाके में, तो सुफियान वनू को ही क्यों चुना? और पॉलिटिकल पार्टीज थी, किसी और का आपने समर्थन क्यों नहीं किया? बहुत जन ने मुझे बोला, वजह क्या है? मतलब वजह क्या है, सुफियान वनू को ही क्यों चुना? जब सुफियान वानू साहब आए, मुझसे मुलाकात की, उनके विज़न को सुना, उनकी जो उन्होंने एजुकेशन पे काम किया, उन्होंने बताया, मैंने जो किया मैंने भी बताया। यकीन मानिए एकदम हूबहू दोनों जन का विज़न दिखा। मुझे लगा कि गोंडी की तरक्की और उन्नति होगी, और जितनी मालूमात उनको अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बताते हुए खुशी होती है कि मैं वो व्यक्ति हूँ, जो आदमी काबिल है उसकी तारीफ़ करने में बिल्कुल नहीं झिझकता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुफियान वानू साहब इतने काबिल व्यक्ति है कि मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में पूरे गोंडी की काया पलट देंगे वो, हर फैसिलिटी देंगे वो, उतने कैपेबल है? उतने कैपेबल है। मुझे लगता है मुंबई कॉरपोरेशन में सबसे ज़्यादा कैपेबल है। तो मैंने ये रास्ता क्यों चुना? मैं चाहता किसी कैंडिडेट को ही लड़ा लेता, जो होता रिजल्ट देखा जाता। लोगों का आरोप लगता है मामला, मतलब कुछ कमेंट मैंने कहीं पढ़ा था कि सेटलमेंट किया है कांग्रेस के साथ, सुफियान वनू के साथ। ऐसा हो सकता है आमिर भाई, आप जितना मुझे जानते हैं। मैंने जो कमेंट पढ़ा हूँ, मैंने वो देखा है। जी, आपने देखा है कि गार्डन सिग्नल का जो टॉयलेट था, आई लव शिवाजी नगर, मुझे कहाँ से नहीं ऑफर था, मुझे कितनी पार्टियां फंड देने को हर चीज तैयार थी, मगर इरफान कभी गलत रास्तों पे नहीं जाएगा। इरफान को सत्ता चाहिए सिर्फ, लोगों को काम करने के लिए चाहिए। अगर सत्ता मिलेगी तो काम करूंगा। सत्ता मिलेगी तभी तो काम होगा। जब कॉरपोरेशन में मैं या मेरा कोई बंदा नहीं जाएगा, तो मैं लोगों का काम किस तरह से करूंगा? मैं जो सपने हैं उसको किस तरह से पूरा करूंगा? ट्रैफिक को लेकर के क्या बात है आपकी? बहुत टाइम से आप ट्रैफिक के बीच में आपने वो रोड पर रेलिंग्स लगाई थी, हर पे वो आप। ट्रैफिक की समस्या आज भी मुझे याद है। जब वो बिल्डिंग का प्रपोजल हुआ था, पास हुई थी, वो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर होने जा रहा था, मैंने कहा ज्ञान संपदा स्कूल, मैंने उसको रुकाया। मुझे स्कूल से कोई तकलीफ नहीं थी, स्कूल बन रही, मेरे बच्चों का एजुकेशन बढ़ेगा, मुझे कोई तकलीफ नहीं। मगर वो जगह जो थी 4553 स्क्वायर मीटर उनको अलॉट थी। 600 स्क्वायर मीटर जो जगह है वो स्कूल रिजर्व प्लॉट अलग से है। तो हमने एक पहल रखी कि गोंडी के इसी तरफ है, 2 काम हो जाएंगे, एक रोडों की समस्या भी हो जाएगी और एक स्पेशल चाइल्ड बच्चों का स्कूल भी बन जाएगा, क्योंकि उन बच्चों को ऊंची वॉल चाहिए रहती है, भिंत चाहिए रहती है, और बच्चे वहाँ पे मिट्टी वगैरह चाहिए, ताकि उनको धीरे धीरे सिखाया दिया जाए किस तरह से खाना खा। मेरे एक अच्छी राह थी, मगर उस टाइम में मुझे मना कर दिया गया कि उस जगह पे तो नहीं बन रही, जाने दो, स्कूल बनने दो। मैं बोला कि सर अगर स्कूल बन जाएगी तो बाद में हम इसको फिर नहीं कर पाएंगे ये जगह को। आखिर में वही हुआ। अगर उस टाइम स्कूल तो बनी लेकिन बंद हो गई, अब कहाँ चल पा रही है? स्कूल को उसी वक्त रोका गया होता, टोटल स्टेशन डिमार्केशन जो किया गया बाद में, तो उनकी एक वाल होती कि भाई तुम्हारी 4553 स्क्वायर मीटर की जो जगह है उसके चारों बाजू। मामला भी कोर्ट में भी डाला था आपने उसको? मैं हाई कोर्ट में केस लड़ रहा हूँ। अच्छा, पेंडिंग है अभी तो? हाँ, हाई कोर्ट में पेंडिंग है, वो मैं केस लड़ रहा हूँ, मैं अपनी जनता के लिए केस लड़ रहा हूँ। तो समाजवादी पार्टी ने कोई साथ नहीं दिया इन तमाम चीजों को लड़ने के लिए? मैं जो चीजें बोलता था कि ये ऐसा होगा, मुझे बोलना था कि ये कमिश्नर के पावर में है, क्योंकि कॉरपोरेशन की जगह है, प्राइवेट जगह नहीं थी। तो वहाँ पे गार्डन था, मुझे याद तक याद है, वो ज्ञान संपदा के बाजू में गवर्नमेंट बीएमसी का प्लेग्राउंड। सर की मिली भगत है ये। मैं पूरी दावे से कहता हूँ, मैं गोंडी छोड़ दूंगा। आप जैसी भी वीर सावरकर से इंटर करेंगे, लेफ्ट साइड में पूरी बैठी चाल इनकी स्कूल थी, वहीं पे वोटिंग हुआ करती थी।
आप चाहिए तो पिछले 20-30 सालों की वोटिंग की लिस्ट मंगा लीजिए, जिन ऑफिसरों की ड्यूटी थी वो मंगा लीजिए, आपको दिखेगा उस तरफ थी। पर स्कूल और ऑफिसर मिली भगत से क्या बोलते हैं कि स्कूल की जगह उनकी नहीं है 600 स्क्वायर मीटर जगह, वो इस तरफ से है जहाँ से मैं 3 नंबर रोड और रास्ता पूरा प्रूफ किया, मगर सब के सब ऊपर से लेके नीचे तक मिले हुए लोग हैं। कोर्ट में मामला चल रहा है मैं उसका। कोर्ट में लड़ा, क्यों लड़ा कोर्ट में? क्योंकि मैं जनता के कामों के हित के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ, मैं वो काम कर रहा हूँ। जैसे 2 इलाके से आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, एक से 134 से आपकी वाइफ है, 138 से आपने समर्थन किया सुफियान वनू कांग्रेस से। 138 पे बात करते हैं। 138 के अंदर बड़े बड़े चेहरे हैं, कांग्रेस भी है, समाजवादी पार्टी भी है, फिर एक आज़ाद उम्मीदवार में आप है, MIM है वहाँ पर। तो ऐसे बड़े बड़े जो पार्टी है, तो वैसे लोगों के बीच में कैसे अपने आप को देखते हैं? क्या लगता है कि कैसे वहाँ की लड़ाई है? यहाँ पर तो चलो एक पार्टी का सिंबल है, पुराने लोग जैसे जो कांग्रेस की जो लोग हैं समर्थन कर सकते हैं, पॉसिबली लोग कांग्रेस को वोट डाल सकते हैं क्योंकि सबसे पुरानी पार्टी है। 134 में क्या वजूद समझ रहे हैं अपने आप का कि इतनी बड़ी बड़ी पार्टियों के अंदर एक अलग चेहरा इरफान खान है, वो भी आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे? देखिए, जब विजन होता है, जब अपनों के लिए काम करने की जरूरत होती है तो इंसान कुछ नहीं देखता है। चीज़ को अगर मुद्दत शिद्दत से चाहो, तो डायलॉग है जो जी बिल्कुल, कि अल्लाह भी तुम्हारी राह बना देता है। ये 134 के अंदर की क्या विजन है कि क्या चीज़ें होंगी इसके अंदर? कि मानिए लेडी रिजर्वेशन हो गया वहाँ पर, और मेरी विशेष जो है वो डॉक्टर है। 138 का टिकट नहीं हो पाया, वहाँ का तो कुछ पॉसिबिलिटीज होती, कोशिश करते अगर मुझे अगर कहीं पे करना चाहते तो जरूर हो सकता है, बहुत सारे रास्ते थे, मगर बहुत सारे वार्ड थे, मतलब 36 था, 37, 38, 39, यहाँ पे तो काफी सारे लोग हैं। कहीं के लिए तो कुछ तो बोला जाता है, कहीं के लिए कुछ तो बोला जाता है, क्योंकि मैं कहीं पे भी रह के जो मेरे सपने हैं मैं उसको पूरा कर सकता हूँ, क्योंकि सपनों को पूरा करने के लिए आपको जीतना जरूरी है, इरादे भी चाहिए और जीतना जरूरी है। यही बात है। क्या लग रहा है आपको कि दोनों वार्ड में से लोग कैसे सराहेंगे, किस वार्ड में अपन अपनी सीट में बना पाऊंगा? इंशाल्लाह ताला सुफियान वानू साहब ये सीट जरूर जीतेंगे, क्योंकि उनके कामकाज को पूरी गोंडी ने अब सर्च कर लिया और देख लिया है, उनके विजन को देख लिया है, गोंडी में बेहतरी होगी। साथ साथ अगर मेरी मिसेज वहाँ जीतती है, वो डॉक्टर है, मेरी मिसेज ने हम पढ़ा लिखा का भी स्थानिक मतलब एक मुद्दा चल रहा है कि पढ़ा लिखा नेता हो। क्या एजुकेशन है वाइफ की? तो माँ भी की, अगर मैं बोलूँ आपकी वाइफ डॉक्टर है और यूपीएससी की पढ़ाई की है। अगर कोविड नहीं होता तो शायद मेरी मिसेज भी आईएएस बनकर कहीं के कमिश्नर बनकर बैठी होती, उनको नॉलेज है इस तरह के। इसीलिए मैं और जितने रफीक नगर, निरंकारी, 13 नंबर, 14 नंबर, उनके हालात बदलना चाहते हैं, क्योंकि मुझे अपनी गोंडी से प्यार है। जब जैसे जैसे मुझे स्टेटस बढ़ रहा है, मुझे मालूमात हो रही है, तो मैं चाहूँगा कि मैं किसी एक वार्ड तक नहीं सीमित होते हुए, अपने वार्ड से तो मुझे बेहद प्यार है, मेरे लिए सबसे पहले ये, मगर गोंडी की बेहतरी और उन्नति तरक्की के लिए मुझे पूरे गोंडी से प्यार है। तो जो इलाका खस्ता इलाका, मैं दूसरा भी चुन सकता था, मैंने 34 क्यों चुना? मैं 39 भी चुन सकता था, मैंने 34 क्यों चुना? मेरी एक सोच है कि उस एरिया को अच्छा करो जहाँ पे बहुत खस्ता हाल है, जहाँ लोगों को फैसिलिटी की जरूरत है, जहाँ एजुकेशन की जरूरत है। कमी है 134 में, क्या कमी रह गई? वो देखिए कितनी गरीबी हालत है, बच्चों में एजुकेशन नहीं है। इन्हीं के लिए तो मैंने रफीक नगर का स्कूल जो बनेगा इंशाल्लाह ताला, उनकी गरीबी दूर होगी। बच्चे 5वीं तक जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला इंग्लिश और मराठी में बात करेंगे, और बच्चों का ऐसा होता है कि PFC स्कूल में लोग इंग्लिश में बात करें? बिल्कुल करेंगे, देख लेना है अमीर भाई, मेरा विजन पूरी तरह से पूरा नहीं हुआ। यही जितनी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की स्कूलें हैं, CBSE, हम लोग जीतने के बाद एक टीम बनाएंगे, और वो टीम जो होगी वो टीचर्स होंगे, और उस पर पूरी तरह से निगरानी की जाएगी, सब चीज़ किया जाएगा। और जिस तरह से आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर वगैरह में किस तरह से अच्छा बना रहा हूँ, हर फैसिलिटी होगी, क्योंकि रफीक नगर निरंकारी में सबसे ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत। जब एजुकेशन होगा तो बच्चे गलत रास्ते से हटेंगे, बच्चों में स्पोर्ट एक्टिविटीज़ की चाहत आएगी, बच्चों वहाँ के लोगों को हेल्थ की ज़रूरत है। मेरी मिसेज अगर जीतती है, वो डॉक्टर है, वो जाके साइन कैम्प, नायर, राजावाड़ी, शताब्दी, डीन से जाके बोल सकती है कि तुम ये क्यों नहीं कर रहे हो। और जितने पढ़ा लिखा होना जरूरी है। जितने भी नगर सेवक हैं, उनको बहुत कम लोगों को पता है कि अगर नगर सेवक चाले, अगर गलत काम हो रहा है तो ऑफिसर सस्पेंड हो सकता है। वो पढ़ाई यूपीएससी की, आईएएस की पढ़ाई मेरी मिसेस ने की है। एक बार कॉर्पोरेशन में जाएगी, 6 महीने के बाद यकीन दिलाता हूँ आपको टॉप 10 में नाम आएगा। और कमिश्नर हो, एमसी हो, डीएमसी हो, सबको सोचना पड़ेगा कि जब डॉक्टर ज़ैनब इरफान खान का लेटर आए तो उसका जवाब किस तरह से देना है।
इस उम्मीद के साथ वहाँ जाया गया हूँ। और रफ़ीक नगर निरंकारी 13 नंबर 14-15 नंबर रोड जिस तरह से मैंने मेरे अपने पूरे वार्ड की काया पलट दी और इंशाअल्लाह ताला उनकी भी काया पलट दी। क्या लग रहा है लोग चुनेंगे कैसे आपको? 134 की ग्राउंड क्या बोलती है? ज़रूर चुनेंगे क्योंकि सबको मुझ पे विश्वास है। मेरे साथ जो अन्याय हुआ है सब मेरे साथ खड़े हैं। मुझे तो पता ही नहीं था कि मुझे इतना लोग ज़्यादा चाहते हैं। मुझे लगा ही नहीं था। जब से मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई, हर एक आदमी वो कोई किसी भी पार्टी का हो मेरे साथ खड़ा है। बोलता है कि एक ही हमारे गोंडी का बच्चा था जो इस तरह से काम करता था, उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। अभी जैसे 134 वार्ड और 138 वार्ड है, एक जगह पे कांग्रेस सपोर्ट में है आप और 134 जहाँ पे आपकी वाइफ खड़ी हुई है। दोनों वोट के अंदर जो मेहनत चल रही है, लोगों का जो प्यार या रुझान जो देख रहे होंगे आप, क्या लग रहा है आपको कि कितने टफ फाइट रहेगी या किसी से रहेगी या रास्ता एकदम सरल रहेगा? नहीं, इंशाअल्लाह ताला रास्ता सरल रहेगा क्योंकि देख रहे हैं मेरे मोहल्ले के, मेरे पड़ोस के लोग आज यकीन मानिए जब से टिकट का मसला हुआ है 10-12 दिनों से, बेचारे रात के 4-4 बजे तक मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं। इंसान की पहचान जब होती है जब वो अपने पड़ोस में इज़्ज़त कमा ले, समझ लो उसने पूरे जग में इज़्ज़त कमा ली है। अच्छा, आपका एक वीडियो जैसे जो देख रहा था, वो बड़ा भावुक वीडियो था, जिसमें आप रोते हुए कुछ कह रहे थे कि मेरी गलती क्या है? क्या वो लोगों का वोट पाने के लिए इरफान खान ये सारे हथकंडे अपना रहा है ऐसे? मीर भाई यकीन मानिए 9 साल से मेरे कभी आँखों में आँसू नहीं थे। कभी मुझे कोई रोता हुआ नहीं देखा होगा। कभी कोई नज़दीक लेकिन के अब तो सब लोग देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे आपकी वीडियो घूम रही है कि इरफान खान रोते हुए बोल रहे हैं कि मेरी एक गलती बता दो, मेरी एक गलती बता दो। तो क्या समझा जाए इसको कि इरफान लोगों से सिंपैथी हासिल करना चाहता है? मैं कभी ये सब काम नहीं करता हूँ। मैं तो बल्कि पूछा भी कि किसने डाला, नहीं डालना चाहिए। मैंने ये मना किया क्योंकि ऑलरेडी मेरी जनता जानती है, मेरे नेचर को जानती है, मेरे काम-काज करने के तरीकों को जानती है, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तो मुझे पूरा अपनी जनता पे भरोसा है, एक-एक लोगों को भरोसा है। मैंने 9 साल के कार्यकाल में कभी किसी के ऊपर ज़ुल्म नहीं किया। ना मेरे कभी मेरे जो काम करने वाले लोग हैं, मेरे साथी जो हैं, उन्होंने भी कभी कुछ नहीं किया। हमेशा मुझे बड़ों ने डाँटा है, तो मैंने उसको सही करने की कोशिश की है कि मेरे बुज़ुर्ग हैं, अगर मुझे किसी चीज़ कोई चीज़ सिखा रहे हैं, तो उनकी बात सीखनी चाहिए। मेरा ऐसा व्यवहार है लोगों से। 15 तारीख को लोग वोटिंग करेंगे, लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से अपील करेंगे मुफ्ती सुफियान मानू साहब को वार्ड नंबर 138 से ज़रूर जिताइए। इंशाअल्लाह ताला गोंडी की काया पलट होगी और रफ़ीक नगर से मेरी मिसेज़ जो चश्मा निशानी से खड़ी है, लोगों से अपील करूँगा कि उनको जिताइए। इस बार सारे उम्मीदवार पढ़े लिखे होने चाहिए, जिनमें काबिलियत हो जाके कॉर्पोरेशन में मुद्दा उठा सके, लड़ सके लोगों के लिए। तो ये इरफान खान थे, बड़ा साइलेंट इंटरव्यू मैंने किया। सोचने की समझने की बात थी और समझने के लिए आया था कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर इरफान खान की जो वीडियो वायरल हो रही है, जहाँ पर वो लोगों से रोते हुए अपील कर रहे हैं कि मेरी गलती क्या है, और इस तरीके से वो सबूत मांग रहे हैं या फिर एक रीज़न पूछ रहे हैं कि मुझे क्यों टिकट नहीं दिया गया, जबकि मैंने इस इलाके में काफ़ी सारा काम किया है। और इसी तमाम चीज़ों को देखते हुए कहीं न कहीं इलाके में जो माहौल बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर फिटिंग रह चुके हैं, ये सीट को संभालने का ज़िम्मा था, तो लोगों का भी ऐसा कहना है कि इरफान खान ने जैसे जो काम किया इस इलाके में वो काबिल तारीफ़ है। लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे चेहरे हैं, बहुत सारे जो चीज़ें हलचल है, राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। तो 15 तारीख जो है जनवरी की, जहाँ पर जाकर के लोग वोट करेंगे और बताएंगे कि किसको सही में वो अपना नेता चुनेंगे और कौन इस बीएमसी की 138 की सीट पर विराजमान होता है, और तमाम चीज़ें जो है 16 तारीख के सामने क्लियर हो जाएगी। देखते हैं 15 तारीख को तमाम लोग सवेरे उठ के सबसे पहले जाकर के जो है अपना वोटिंग अधिकार जो है वोट डाल करके कंप्लीट करें।